बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में 2019 मार्च का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पेपर 1 यहाँ पर पार्ट ए और बी दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट ए में सेक्शन 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो पूछे जाएंगे, और पार्ट बी में व्याकरण से जो संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। जहां तक मैं जानती हूँ, 2020 और 21 का जो पेपर था, हिंदी पेपर तो हो गया था, है ना, और बाकी जो पेपर थे वो कोविड के कारण नहीं हो सके थे। तो वहां तक पार्ट बी में 10 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अभी मैंने 2022 का जो मॉडल पेपर गूगल से देखा है, वहां पर नए पैटर्न के अनुसार 20 अंक के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। कोष्टक यानी ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो उत्तर सही होगा उस उत्तर को आप कोष्टक में लिखना होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर लिए। देखिए, यहाँ पर चिता इस तरह से दी गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, चित्त है ये। ठीक है, चित्त का अवधान कर ले। रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द देखना है। मैं इससे पहले जितने भी पेपर आपको सॉल्व कर रही हूँ या व्याकरण से संबंधित जो मेरे वीडियोस हैं, वहां पर मैंने पर्यायवाची शब्द के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। वो वीडियोस देख सकते हैं आप। पर्यायवाची शब्द वो है जो समान अर्थ रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर चित्त है ये। चित्त का अवधान कर ले, यानी तेरे मन पर अवधान यानी क्या, एकाग्रता रखना, एकाग्रता। ठीक है, तो अब यहाँ पर चित्त, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। चित्त यानी मन, हृदय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर है बी। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। निराशा मनुष्य को निर्बल बनाती है, जबकि आशा उसे डैश बनाती है ना। रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर आपको देखिए, पूर्ति के लिए क्या करना है, विलोमार्थक शब्द देखना है। ठीक है, निर्बल, तो यहाँ पर दुर्बल दिया है, नहीं हो सकता, क्योंकि निर्बल और दुर्बल का तो अर्थ एक ही है। बलहीन भी एक ही अर्थ दे रहा है ना। बली भी नहीं हो सकता। तो निर्बल का जो विलोम है, अपोजिट वर्ड है, वो है सबल। निर्बल, सबल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी उपसर्ग रहित बोल रहा है, जिसमें उपसर्ग नहीं है, ऐसा शब्द देखना है आपको। विचित्र, क्या इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने बहुत अच्छे समझाया है आपको, है ना। तो यहाँ पर चित्र, ये तो मूल शब्द हो गया, वी उसमें लगा है, वो उपसर्ग है ना, ये शब्द नहीं हो सकता। विदेशी, देशी मूल शब्द है, वी उपसर्ग है, नहीं हो सकता। सपरिवार, परिवार मूल शब्द है, स लगा हुआ है उपसर्ग, ये भी उत्तर नहीं है। गुड़िया, इसमें देखिए कोई उपसर्ग नहीं है। और पूछ भी क्या रहा है, जिसमें उपसर्ग नहीं है, रहित नहीं है, वो शब्द ढूंढना है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। रीतिकाल के कवि पद्माकर के परिवार का वातावरण डैश था। सही वर्तनीय युक्त शब्द चुनना है आपको। यहाँ पर वर्तनीय यानी स्पेलिंग्स। तो अब यहाँ पर देखिए, कवित्वमय, कवित्वमय, कवितामयी, कवित्व, कवित्वम में, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर सही वर्तनी, कभी कभार आपको स्पेलिंग मिस्टेक के ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिसको पहचानना होगा आपको कि इसमें सही स्पेलिंग्स क्या होते हैं, सही वर्तनी क्या है। तो यहाँ पर कवित्व में, ये जो है
सही वर्तनी है, तो ऑप्शन ये क्या हो गया, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोभी के फूल धीरे धीरे रेलगाड़ी के डिब्बे में पहुंच रहे थे। वाक्य में देखिए पुनरुक्ति शब्द पूछ रहा है यहाँ पर। कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसका पुनरुक्त हुआ है, यानी पुनः यानी बार बार पुनः। कौन सा ऐसा शब्द है जो बार बार, एक ही शब्द दो बार आया है यहाँ पर, है ना, तो वो कौन सा है। फूल क्या दो बार है यहाँ पर, गोभी, डिब्बे नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह के साथ दिए गए हैं ना, धीरे धीरे दो बार है, पुनः पुनः रुक्त हुआ है इसका, ठीक है। तो कौन सा शब्द है वो, धीरे। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, पुनरुक्ति शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th 1, सीता की किताब डैश और डैश है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वाक्य की पूर्ति के लिए सही शब्द कौन सा होगा। मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उस रिक्त स्थान पर, उस खाली स्थान पर आप जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन को रख कर, यानी उन्हें वहां रख कर ऐसा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। सीता की किताब अच्छा और रंग बिरंगा है, क्या ये सही है। ये सही नहीं हो सकता क्योंकि आप पहला शब्द देखिए क्या है, किताब, और किताब स्त्रीलिंग है। किताब जो है स्त्रीलिंग है। लिंग कैसे पहचानना है ये भी मैंने बताया था आपको कि देखिए अंत में, यानी शब्द के अंत में अगर ई मात्रा लगी हुई है या जो दिया गया शब्द है उसको आप बहुवचन में बदल रहे हैं तो वहां पर अम की मात्रा या चंद्र बिंदु आएगी। और छोटी सी एक ट्रिक ये है कि जो वस्तु, जिस चीज का नाम वहां दिया गया है उसके साथ आप अच्छा, अच्छी या बड़ा, बड़ी लगाइए। जैसे कि मैं भी देखिए यहाँ पर किताब अच्छी है कहते हैं, ये किताब अच्छा है कहते हैं। किताब बड़ी है कहते हैं, ये किताब बड़ा है। किताब बड़ी है कहेंगे ना, किताब अच्छी है कहेंगे, अच्छी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है, अच्छी रंग बिरंग, क्या ये सही है। डी ऑप्शन क्या है, अच्छे रंग बिरंगे, क्या ये सही है। किताब अच्छे बोल सकते हैं हम, किताबें अगर रहे तो वो बात और थी, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जो उत्तर है क्या हो गया, किताब अच्छी और रंग बिरंगी है, रंग बिरंगी है। तो सही ऑप्शन जो है वो सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक जी पढ़ा डैश। फिर पूछ रहा है सही विकल्प देखिए क्या है यहाँ पर। मैंने अभी कहा आपको उस स्थान पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको रख कर पढ़िए आप, तो आपको खुद को पता चलेगा कि क्या सही होना चाहिए यहाँ पर। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं या अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं या अध्यापक जी पढ़ा रहा है या रहा है, क्या होना चाहिए। अध्यापक पुल्लिंग है ना, अध्यापक पुल्लिंग शब्द है। तो अगर स्त्रीलिंग होता है यहाँ पर अध्यापक जी, तो हम कहते पढ़ा रही हैं। अध्यापक है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम क्या कहेंगे, रहे हैं। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल था। रेखांकित शब्द के भिन्नार्थ पूछ रहा है यहाँ पर, जिसके रेखांकित यानी जिसको रेखा से अंकित किया गया है, डैश दिया गया है। नील, इसका आपको भिन्नार्थ पूछ रहा है। भिन्नार्थ क्या है कि एक ही शब्द रहता है लेकिन अर्थ जो होते हैं ना उस शब्द के अलग अलग रूप में दिए जाते हैं, हम अलग अलग रूप में लेते हैं। प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ हम अलग अलग रूप में लेते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, नील, हीरा, रत्न नहीं हो सकता, है ना। अंबर, योम, ये भी नहीं है। तो एक नीला रंग, एक रत्न है, या तालाब, आकाश है। तो यहाँ पर नीला
है ना, एक रंग है, एक कलर है, नीला रंग होता है, और एक रत्न है, नील जो होता है ना, वो एक रत्न होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन, ये सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए शब्दकोश, यहाँ पर शब्दकोश क्रम में लिखना है। तो मैंने शब्दकोश क्रम, इस पर एक वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने अ, बहुत ही एक ऐसा एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया है कि किस तरह से शब्दकोश क्रम में लिखना चाहिए, और वहां पर किस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद करना चाहिए, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, तो ये शब्दकोश क्रम जो है, ये एक प्रश्न मैं आप पर छोड़ूंगी। आप कोशिश करिए, आप वीडियो देखिए, कोशिश करिए, और हो सके तो इस जो प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखेंगे कि आप समझे हैं या नहीं। ठीक है, एक प्रश्न दे रहे हैं मैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। शुचि, शुचि सुधा सिंचता रात में चंद्र प्रकाश है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? समानार्थी शब्द पूछ रहा है, समानार्थी शब्द। शुचि, इसके समान वाला अर्थ देने वाला शब्द पूछ रहा है, तो कौन सा होगा वो? शुचि यानी पवित्र, शुचि यानी पवित्र। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन, इसका उत्तर पवित्र, ए ऑप्शन सही होगा। देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, स्वामी जी ने गजनंदन और उसके साथियों को गरम गरम दूध पीने के लिए दिया। प्रश्न क्या है? अभी आपको क्या पूछ रहा है? दूध शब्द है, क्या है दूध शब्द? ये किस कैटेगरी का है, या जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस में आता है? क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी? विदेशी यानी जो विदेश से हमारी बोलचाल की भाषा में आए हैं, अंग्रेजी हो, पुर्तगाली हो, है ना, फारसी हो, जो भी वो शब्द। या देशज है, जो देश में जन्म लिए हैं बोलचाल की भाषा से, वो अब हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, है ना। या तद्भव है, यानी जो संस्कृत से जन्मे हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, या तत्सम है, यानी तत्सम के वो शब्द जो हिंदी भाषा में हम जैसे के तैसा लेते हैं। देखिए दूध, दूध जो है वो तद्भव है, क्योंकि दूध का तत्सम दुग्ध होता है, दुग्ध। ये दूध जो है तद्भव है, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायाधीश ने अभियुक्त को हाजिर करने का आदेश दिया। रेखांकित शब्द का वाक्य विस्तार देखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलता है, आपको कभी ऐसा प्रश्न देता है ना। वाक्यांश के लिए शब्द इस तरह भी पूछता है, ठीक है, या वाक्य विस्तार पूछता है। ये सभी एक ही तरह के प्रश्न है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही तरह के प्रश्न है। देखिए यहाँ पर, वह जिस पर कोई अभियोग हो, क्या उसको अभियुक्त कहते हैं? वह जिस पर कोई अभियोग ना हो, वह जिस पर अभियोग हो भी और नहीं भी, वह जिस पर कोई भी अभियोग नहीं लगाया जा सकता, है ना, अभियुक्त किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वह जिस पर कोई अभियोग हो, ये सही ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 शब्दों को इतना शॉर्ट किया गया कि उसको एक ही शब्द में बोल दिया गया, अभियुक्त, है ना। इस तरह से अनेक शब्द होते हैं, उनको एक ही शब्द में हम बोल सकते हैं। जिस तरह से अभी निकम्मा, वह बहुत निकम्मा है, एक ही शब्द में मैंने कह दिया। जो काम ना करता हो, इतना बड़ा मैं ना कहकर जो कर्म ना करता हो, वो है निकम्मा।
इतना बड़ा ना कहकर मैंने निकम्मा कह दिया। तो इस तरह से पूरे एक वाक्यांश, जो वाक्य के लिए हम केवल एक ही, इतने जो वाक्यांश हैं, वाक्य में जो अंश, जो शब्द प्रयोग हुए हैं, उन सब के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ए, जिस पर कोई अभियोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की दृष्टि में धनी और निर्धन समान होते हैं। धनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? देखिए अभी यहाँ पर आपको प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय, इसकी जानकारी रहना आपको। उपसर्ग पर एक वीडियो बना है, आपको देख लीजिए। प्रत्यय शब्द के अंत में जो शब्दांश लगकर मूल शब्द के अर्थ में जो बदलाव लाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, है ना, शुरू में लगते हैं। आपको एक छोटी सी ट्रिक भी यहाँ बता दूं। देखिए वर्णमाला में पहले उ आता है या प आता है, उ पहले आता है, उ से उपसर्ग, है ना, तो शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय वर्णमाला में बाद, प बाद में आ रहा है वर्णमाला में, है ना, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अब यहाँ जो शब्द पूछा है आपको, धनी, अब इसे मूल शब्द अलग कर दीजिए आप। और मूल शब्द जो होता है, हमेशा ध्यान में रखें आप, अर्थपूर्ण होना चाहिए। कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आधा अक्षर इधर कर दो और आधा इधर, आधा शब्द इधर, आधा शब्द इधर, प्लस डाल के, ऐसा नहीं है। पहले मूल शब्द को पहचानने की कोशिश कीजिए, और वो मूल शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे धनी, मूल शब्द क्या आ रहा है? धन। धन का अर्थ है ना, धन का अर्थ है पैसा, धन, है ना, धन। तो फिर धन निकालने के बाद क्या बचा यहाँ पर? धनी कह रहा, ई बच गया, है ना, धनी, ई बच गया। तो इस प्रकार से प्रत्यय क्या हो गया अब यहाँ पर? ई। धनी में जो प्रत्यय है वो ई होगा। तो 13th क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में फेल होने पर मेरा मित्र निराश हो गया, है ना। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? निराश होना इस भाव से संबंधित मुहावरा है ना। मुहावरे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुहावरे ऐसे होते हैं, वाक्य तो दिया गया है, ठीक है, वहां पर जैसे निराश होना दिया है, मुहावरा तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है कभी भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर निराश होना, इसका अर्थ क्या है? जी जान लगा देना, जी का गुबार निकालना, जी का जंजाल होना, जी छोटा करना। निराश होना यानी क्या? जी छोटा करना। ठीक है, इससे संबंधित जो मुहावरा है वो है ऑप्शन डी, जी छोटा करना। ठीक है, इस तरह से मुहावरों के अर्थ भी पढ़ते रहिए आप, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सा मुहावरा है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तुकबंदी शब्द है। अब तुकबंदी शब्द क्या होते हैं? देखिए, वो ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक विशेष ध्वनि के साथ लिखा जाता है, जिनको पढ़ने पर एक समान ध्वनि निकलती है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, उनको तुकबंदी शब्द कहते हैं। जैसे कमर, समर, छोटा, मोटा, है ना, अ, जाग, भाग, आना, जाना, है ना। अभी आपने देखा मैंने किस तरह के शब्द बोले अभी, यानी छोटा, मोटा, ध्वनि कैसी आ रही है? ट ट आ रही है। जाग, भाग, है ना, ग ये ध्वनि आ रही है ना। तो इस तरह से इनके ध्वनियां जो समान ध्वनि जो निकलती है, उनको हम तुकबंदी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं ना, वैसे। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी ध्वनि एक साथ निकल रही है, जैसे एक समान हो रही है ध्वनि जो हो रही है, आवाज। की नहीं, दे नहीं, धनु, नयन, साग, सब्जी, दो, चार। तो यहाँ पर ध्वनि जो है
कौन सी है जो सुनने पर एक जैसी लग रही है? वो कौन सी है? की नहीं, दी नहीं, की नहीं, दी नहीं, है ना? इसकी ध्वनि एक साथ लग रही है। ये धनु, नु है, उ, या नयन, है, एक साथ नहीं लग रही है ध्वनि, है ना? लेकिन यहाँ पर देखिए की नहीं, दी नहीं, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको तुकबंदी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर ऑप्शन ए। यहाँ देखिए 16th क्वेश्चन क्या है? सही कहावत पहचानिए, सही कहावत पहचानिए। क्या है? आपने सुना होगा ना कहावत, अंधे के हाथ पटेर लगना, अंधे के हाथ चिड़िया लगना, अंधे के हाथ मैना लगना। देखिए यहाँ क्या दिया है? अंधे के हाथ चील लगना। कभी सुना अंधे के हाथ चील लगना? आप नहीं ना? तो क्या होता है कहावत में? हम क्या कहते हैं कि जो असाधारण कार्य है उससे हो गया तो हम कभी कभार कह देते हैं हाँ चलो अंधे के हाथ बटेर लग गया, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर सही कहावत क्या होगी? अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, तो अब जो अंतिम प्रश्न होते हैं वो आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं, है ना? यहाँ पर है आश्वासन और दूसरा है परिवर्तन, है ना? आश्वासन यानी भरोसा। मैं हर वीडियो में ये बात कह रही हूँ आपको, जब भी वाक्य बनाना रहता है आपको उस शब्द का अर्थ मालूम रहना चाहिए। अगर अर्थ मालूम नहीं है तो आप वाक्य नहीं बना सकते। इसके लिए आप शब्दार्थ जो दिए गए रहते हैं ना उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता चले कि किस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, तभी आप वाक्य बना सकेंगे। ठीक है, आश्वासन, परिवर्तन, बदलाव, है ना? इससे आप वाक्य बनाना है। लेकिन जब आप वाक्य बनाते हैं तो ध्यान में रखिए जो शब्द आपको दिया गया है उसी शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना रहता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कुछ यहाँ समझाया गया आपको आप ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे, है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।